दुनिया भर में अचानक बड़े बड़े गड्ढे सिंकहोल्स बनने लगते हैं, जिनसे विस्फोट होते हैं और समाज में दहशत फैल जाती है। इन गड्ढों से विशालकाय राक्षस निकलते हैं, जिन्हें रीपर्स कहा जाता है। ये राक्षस इंसानों का शिकार करते हैं और उन पर गोली भी बेअसर होती है, जिससे सेना भी इन्हें रोकने में नाकाम रहती है। जल्द ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये राक्षस 8000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जम जाते हैं। इसीलिए बचे हुए लोग पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी शुरू करने लगते हैं। 3 साल बाद कोलोराडो में हंटर नाम का लड़का रॉकी माउंटेन में बनी एक छोटी सी बस्ती लॉस्ट गल्च रिफ्यूज में रहता है, जहां 193 लोग बचे हैं। एक दिन हंटर 8000 फीट की सुरक्षित सीमा पार करने की कोशिश करता है, यह देखने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। जैसे ही वह लाइन पार करता है, एक रीपर से उसका सामना होता है। वह किसी तरह दौड़कर वापस सुरक्षित सीमा में आ जाता है। हंटर के घर लौटने पर उसके पिता विल उसे डांटते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वह राक्षसों के साथ साथ अपनी फेफड़ों की बीमारी के कारण खतरे में है। हंटर कहता है कि वह और लोगों को ढूंढना चाहता था। इस पर विल बताते हैं कि वह उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं खोना चाहते। बाद में विल केटी के साथ शिकार करने जाते हैं और उसे हंटर की बात बताते हैं। केटी कहती है कि हंटर एकमात्र बच्चा है, इसीलिए दोस्त ढूंढने की कोशिश करना स्वाभाविक है। लेकिन विल बताते हैं कि हंटर अपनी माँ को आखिरी बार जहाँ देखा था वहीं जाना चाहता है। इस बीच वैज्ञानिक नीना रीपर की खाल पर नई गोलियों का परीक्षण करती है, लेकिन वे बेअसर रहती हैं। उसी रात विल को नीना की गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जो नीना के साथ एक खतरनाक मिशन पर गई थी और मारी गई थी। तभी विल को हंटर की खांसी की आवाज आती है। वह जल्दी से उसके कमरे में जाकर उसकी सांस की मशीन का फिल्टर बदलता है, लेकिन वह घर का आखिरी फिल्टर था। विल नक्शे देखते हैं और सोचते हैं कि नया फिल्टर लाने के लिए सीमा पार करना कितना खतरनाक होगा। हंटर के जन्मदिन पर विल समुदाय के पास बचा आखिरी मैक एंड चीज का बॉक्स लाकर उसे तोहफा देता है। खाना बनाते हुए हंटर पूछता है कि वे रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। विल बताते हैं कि बिजली बचाने के लिए वे झंडों से संपर्क करते हैं। हंटर इसे दुखद मानता है, क्योंकि लोगों से बात करना जरूरी है। उस रात हंटर फिर से खांसता है और विल को उसे एक इंजेक्शन देना पड़ता है। जब हंटर सो जाता है तो विल नीना के पास जाकर बताते हैं कि वे सुबह फिल्टर के लिए बोल्डर जाएंगे। नीना मानने से इनकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि रास्ता है खतरनाक है। विल उसे बताता है कि एक सुरंग के जरिए वे जा सकते हैं, लेकिन नीना कहती है कि वहाँ रीपर उन्हें फंसा सकते हैं। बाद में नीना अपने प्रयोग जारी रखती है, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर रो पड़ती है। विल पड़ोसियों से कहता है कि वे हंटर का ख्याल रखें। जब वह हथियार खरीदने जाता है तो केटी आकर कहती है कि वह भी साथ जाएगी। अंततः नीना भी तैयार हो जाती है, लेकिन केटी का मजाक उड़ाती है कि उसे कोई अनुभव नहीं है। विल अपने बेटे से वादा करता है कि वह लौट कर आएगा, लेकिन हंटर याद दिलाता है कि उसकी माँ ने भी यही वादा किया था। अंत में तीनों यात्रा पर निकलते हैं। नीना समझाती है कि रीपर से तेज जैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं और उसका मॉडिफाइड कंपास इन्हें आधे मील की दूरी पर पहचान सकता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद वे एल्बा फायर रोड और 8000 फीट की सीमा तक पहुंचते हैं। कंपास यह पुष्टि करता है कि आसपास कोई रीपर नहीं है, तो तीनों सीमा पार करते हैं और नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में उन्हें कुछ छोड़े हुए ट्रक मिलते हैं। वे उनमें सामान तलाशते हैं और फ्लेयर्स, गोला बारूद और एक ग्रेनेड लॉन्चर पाते हैं, जिसे चलाना केटी जानती है। नीना को रीपर का एक तराजू मिलता है और वह उसका सैंपल लेने लगती है। जब केटी उसे जल्दी करने को कहती है तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नीना केटी पर विल के करीब आने का आरोप लगाती है, जिस पर गुस्से में केटी उसे ट्रक से धक्का देती है और उसे याद दिलाती है कि नीना ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त यानी विल की पत्नी को मारा था। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन विल बीच में आकर उन्हें रोकता है। आगे बढ़ते हुए वे जंगल में घोड़ों का एक झुंड देखते हैं, जिससे पता चलता है कि रीपर केवल इंसानों पर हमला करते हैं। आखिरकार वे अल्टा विस्टा स्की क्षेत्र पहुंचते हैं, जहां वे चेयरलिफ्ट का उपयोग करके खदान तक सुरक्षित पहुंचने की योजना बनाते हैं। तभी नीना का कंपास दिखाता है कि पास में एक रीपर है और वे पेड़ों को हिलते हुए देखते हैं। विल तुरंत चेयरलिफ्ट के ऊपर चढ़कर बैकअप जनरेटर चालू करने लगता है, जबकि महिलाएं नीचे रहकर कवर देती हैं। जब रीपर पास आता है तो केटी घबराकर ग्रेनेड दागती है, लेकिन इससे रीपर को कोई नुकसान नहीं होता। विल जनरेटर को जोड़ने का काम पूरा करता है और नीना स्विच ऑन करके चेयर पर बैठ जाती है। विल उसके साथ शामिल होता है और दोनों रीपर पर फायर करते हैं। इस बीच केटी चेयर तक पहुंचने के लिए टॉवर पर चढ़ती है। रीपर केबल पर कूदता है और चेयर को हिला देता है, लेकिन विल और नीना संभल जाते हैं। केटी छलांग लगाने का सही समय देखती है, लेकिन चेयर तक नहीं पहुंच पाती। विल उसे हवा में पकड़ लेता है। नीना की गोलियां खत्म हो जाती हैं और रीपर फिर से केबल को हिलाता है, जिससे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। वे तुरंत भागते हैं और 8000 फीट की सीमा पार कर रीपर से बच जाते हैं। अंधेरा होने के कारण वे स्की रिसोर्ट में रात बिताने का फैसला करते हैं। नीना बताती है कि रीपर जब आए थे तो उन्होंने 95% इंसानों को मार डाला था, बिना खाए या सोए। शिकारी खाने के लिए मारते हैं, लेकिन रीपर इंसानों को सिर्फ मजे के लिए मारते हैं और जानवरों को नहीं छूते। यह सोचकर वह कहती है कि शायद रीपर इंसानों को खत्म करने के लिए भेजे गए हैं। रात में विल को अपनी पत्नी की आखिरी बात याद आती है, जिसने रीपर को हराने के लिए नीना की योग्यता पर भरोसा किया था।
अगले दिन वे खदान तक पहुंचते हैं जहां विल पहले काम करता था। वह बताता है कि खदान के दोनों छोर 8000 फीट की सीमा से ऊपर हैं, लेकिन कुछ सुरंगें नीचे जाती हैं। यह सुनकर नीना और केटी चिंतित हो जाती हैं। सुरंगें पूरी तरह सील नहीं हैं, जिससे रीपर अंदर आ सके। इसके अलावा नीना का कंपास भी यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन अब तक वे इतनी दूर आ चुके हैं कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। हेलमेट की रोशनी के साथ वे अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ घंटों तक चुपचाप चलते हैं। जल्द ही वे देखते हैं कि मुख्य सुरंग भूस्खलन के कारण बंद है। विल बताता है कि अब उन्हें 7वें स्तर की सुरंग में जाना होगा, जो 1000 गज तक सुरक्षित सीमा से नीचे जाती है। सुरंग में चमगादड़ों से डरने के बाद वे तेजी से चलते हैं। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है और वे हेलमेट की रोशनी बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक रीपर उन्हें देख चुका है। वे भागना शुरू करते हैं और केटी बीच बीच में ग्रेनेड फेंकती है ताकि रीपर धीमा हो सके। छोड़ी हुई मशीनरी रीपर की गति कुछ कम करती है, लेकिन विल की गोलीबारी बेअसर साबित होती है। जब वे दीवार में एक छेद पाते हैं तो तीनों अंदर भाग जाते हैं। विल चट्टानों पर गोली चलाकर इतना रास्ता बना देता है कि वे सभी छुप सकें। रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ छेद के अंदर डालता है तो विल उसका ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लेयर फेंकता है। फ्लेयर की रोशनी दीवार के दूसरी तरफ एक रास्ता दिखाती है। वे चट्टानों को हटाकर उस रास्ते से रेंगते हुए बाहर निकलने लगते हैं। विल सबसे आखिर में आता है और रीपर की पूंछ को चकमा देकर अपने साथियों के पीछे पीछे बाहर निकलता है। कुछ देर रेंगने के बाद केटी दूसरी सुरंग में पहुंचती है, लेकिन तभी एक रीपर उसे देख लेता है और अपनी पूंछ से हमला कर देता है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी तेज नहीं होता और देखता है कि रीपर उसे उठा ले जाता है। उसी वक्त नीना एक सीढ़ी ढूंढ लेती है और दोनों तुरंत ऊपर चढ़ने लगते हैं। पीछे से रीपर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे समय रहते दरवाजा पार करके खदान से बाहर निकल जाते हैं और सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। नीना और विल बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखते हैं, सिवाय इसके कि वे एक बकरी को दुलारते हैं। जब रात होती है तो वे एक छोड़े हुए घर में रुकते हैं। वहां उन्हें मैक्रोनी और चीज के कुछ बॉक्स मिलते हैं, जिसे वे रात के खाने में खाते हैं। खाना खाते हुए विल बताता है कि यह हंटर का पसंदीदा खाना है। फिर विल नीना से पूछता है कि पुराने लैब में क्या है। नीना बताती है कि वहाँ एक ऐसा केमिकल हो सकता है जिससे गोलियां रीपर को नुकसान पहुंचा सके। उसका अनुमान है कि रीपर की स्केल में बिजली चार्ज होती है और सही गोली आंतरिक विस्फोट का कारण बन सकती है। विल को यह एक जादुई गोली जैसा लगता है और वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी इतनी कमजोर थ्योरी के लिए अपनी जान गंवा बैठी। अगले दिन वे घर में खड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से सीमा पार कर जाते हैं। रास्ते में वे एक ऐसे कस्बे से गुजरते हैं जहां जानवरों ने कब्जा कर लिया है। आखिरकार वे अस्पताल पहुंचते हैं और फिल्टर ढूंढने लगते हैं। उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कंपास कोई अलर्ट नहीं देता। फिल्टर सबसे ऊपरी मंजिल पर मिलते हैं और फिर वे भागने लगते हैं। तभी एक रीप दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और दोनों को उसके बड़े पंजों से बचने के लिए तेजी से भागना पड़ता है। रास्ते में वे फर्नीचर से टकरा जाते हैं और दीवार या खिड़की टूटने से गिरते मलबे से चोटिल हो जाते हैं। अचानक रीपर की पूंछ दीवार से निकलकर विल को पकड़ लेती है। नीना तुरंत फायर एक्स उठाकर रीपर की पूंछ पर वार करती है, जिससे वह विल को छोड़ देता है। इसके बाद नीना एक गैस कैनिस्टर खोलती है, जिससे गैस पूरे गलियारे में फैल जाती है और उन्हें कुछ ढकने का सहारा मिल जाता है। विल को एक आइडिया आता है और वह रीपर के पास आने का इंतजार करता है। जैसे ही रीपर पास आता है, वह ऑक्सीजन टैंक पर गोली मारता है, जिससे एक धमाका होता है और रीपर खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। रीपर अब हिल नहीं रहा होता, लेकिन यह पक्का नहीं है कि वह मरा है या बेहोश है, इसीलिए उन्हें जल्दी करना पड़ता है। विल वापस जाना चाहता है, लेकिन नीना उसे मनाती है कि वह लैब तक जाए ताकि वह अपनी गोलियां तैयार कर सके। जब वे ट्रक में लैब पहुंचते हैं तो नीना रासायनिक मिश्रण करने लगती है, जबकि विल बाहर निगरानी रखता है। एक डेस्क पर विल को एक तस्वीर मिलती है, जिससे पता चलता है कि नीना का एक परिवार था, जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करती। नीना रोने लगती है और बताती है कि जब दुनिया खत्म हुई तब वह काम कर रही थी और अपने परिवार के पास नहीं जा सकी। उसे और भी दोषी महसूस होता है क्योंकि उसके बेटे का फुटबॉल मैच था और उसने जाने का फैसला नहीं किया। नीना यह भी मानती है कि उसने विल की पत्नी की मौत का कारण बनाया, लेकिन विल उसे समझाता है कि यह किसी का दोष नहीं था। जब नीना अपनी गोली तैयार कर लेती है तो वह उसे रीपर की खाल पर आजमाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। नीना विल से कहती है कि वह अपने बेटे के पास वापस जाए, लेकिन वह यहीं रुकर और प्रयोग करती रहेगी जब तक वह समाधान नहीं ढूंढ पाती या रीपर उसे मार नहीं डालते। विल ट्रक में अपने बेटे के पास वापस जाता है और नीना एक और गोली का मिश्रण तैयार करती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। वह इतनी ध्यान से काम कर रही होती है कि उसे कंपास की प्रतिक्रिया का ध्यान नहीं आता। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह समझ जाती है कि एक खास रासायनिक मिश्रण है जिसे उसने अभी तक नहीं आजमाया, तो वह जल्दी से उसे मिलाने लगती है। इस बीच ट्रक का टायर फट जाता है और वह पलट जाता है। विल कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वह एक रीपर की आवाज सुनता है तो वह जाग जाता है। वह ट्रक की खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और भागने लगता है, जबकि रीपर उसका पीछा करता है। पहाड़ी पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और जब वह सुरक्षित क्षेत्र के पास पहुंचने वाला होता है तो दूसरा रीपर रास्ता रोक देता है। विल हताश होकर गोली चलाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नीना आती है और अपनी नई गोलियों से हमला करती है। एक अजीब धमाका होता है जिसमें
जिसमें धुआं और विद्युत चार्ज होता है, जो उसकी थ्योरी को सही साबित करता है। नीना जल्दी से सभी रीपरों को मार देती है जो भागने की कोशिश करते हैं। फिर वह रीपर के शरीर का एक हिस्सा उठाती है और विल को दिखाती है कि ये मशीनी पार्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि ये रीपर रोबोट हैं जिन्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब विल उससे पूछता है कि इन्हें किसने भेजा, तो नीना अनुमान लगाती है कि ये एलियंस हो सकते हैं। बाद में जब वे दोनों अपने ठिकाने पर वापस लौटे हैं, तो विल अपने बेटे हंटर से मिलता है और नीना एक पायरेट ध्वज फहराती है, ये घोषणा करने के लिए कि उसने लड़ने का तरीका खोज लिया है। जल्द ही अन्य बचने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और विशेष गोलियां बनाने लगते हैं और विल फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है ताकि वे अपना संदेश सबको दे सकें। नीना भी रीपरों के शवों को अपने अध्ययन के लिए रखती है। जब सभी के पास हथियार होते हैं तो वे जंगल में घुसकर जितना हो सके रीपरों को मारते हैं और भूमि को फिर से कब्जा करते हैं। एक रात विल और नीना टेलीस्कोप से आकाश की ओर देखते हैं और 3 रहस्यमय रोशनियां धरती की ओर आती हुई देखती हैं। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।